सो गाइस बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को ऑलरेडी हमारे करंट चैनल के सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा। हमारा जो मेन चैनल है वो ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुका है और बेसिकली अभी उसके ऊपर मैं 3 महीने तक तो कोई वीडियो नहीं डालने वाला, बिकॉज उसके ऊपर डाल के भी कोई मतलब नहीं होने वाला। 3 महीने के बाद मैं उसे वापस से एक बार रीअपील के लिए डालूंगा और अगर वो चैनल उस टाइम वापस से रिमोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उस चैनल के ऊपर आगे से कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली गाइस आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का बस चैनल चेंज हुआ है लेकिन हमारा कंटेंट वही है, हमारे लोग वही है, सामने एक्सप्लेन करने वाला बंदा वही है, तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, हम वापस से ग्रो कर जाएंगे। एंड मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा ये जो नया वाला चैनल है इसे भी मोनेटाइज करवा दोगे। चलो फिर ये सारी बातें हमारी होती रहेगी। ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैंने स्वॉलो स्टार नोवेल को लेके बनाया था। सो इससे पहले कि हम लोग इस फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आए कि इसका पार्ट 2 है या नहीं, इससे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें क्लियर कर देना चाहूँगा इस नोवेल के बारे में। सो जैसे कि आप लोगों ने इस नोवेल के एंड के अंदर देखा कि हम लोगों को एंड के अंदर एक लैंड ऑफ ओरिजिन देखने के लिए मिला और जो लैंड ऑफ ओरिजिन है ये यूनिवर्स ओशन के सबसे ज़्यादा एंड पॉइंट के ऊपर है। एंड लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर बेसिकली वही लोग होते हैं जो कि 3000 से भी ज़्यादा डायमेंशन से फिल्टर आउट होके आता है। एंड अपना हीरो लू फैंग वो भी उन्हीं 3000 डायमेंशंस में से एक डायमेंशन से है। नोवेल के एंड में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जो लू फैंग है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जा रहा होता है और लैंड ऑफ ओरिजिन इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है कि इवन जो हमारे सेटिंग माउंटेन गेस्ट है जो कि गोल्डी किंग लेवल के ऊपर थे उन्हें भी उस जगह को छोड़ के अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा था। सो इस चीज़ से हम लोगों को क्लियर होता है कि लू फैंग एक नई जगह के ऊपर जा रहा है और उसकी एक फाइनल नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एंड लू फैंग की ये वाली जो जर्नी होगी ये बेसिकली उसकी पास्ट जर्नी से भी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। सो जब लू फैंग लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर एंटर होगा जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा डायमेंशन के अंदर से ऑलरेडी काफ़ी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स फिल्टर आउट होकर आते हैं, यहाँ पे लू फैंग ऑलरेडी मोरूशा के साथ एंटर होगा जो कि एक सेक्टर बीस्ट किंग है। और आप लोगों को नोवेल के एंड के अंदर पता चला होगा कि जो गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर है वो भी एक सेक्टर बीस्ट को एनस्लेव करना चाहते हैं और जो हमारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इसी काम से आए थे कि वो एक सेक्टर बीस्ट को अपना एनस्लेव कर सके। और जो सेक्टर 20 का फाइनल स्टेज होता है वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल होता है कि मतलब एक पैनिकल लेवल का जो सेक्टर 20 है वो इवन एक गोल्डी किंग जिन लेवल के वॉरियर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जब लू फैंग ओरिजिनल यूनिवर्स को कॉम्प्रहेंड कर लेगा और उसकी सोल के ऊपर सोल ट्रांसफ़र करेगा तो इंस्टेंटली वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा और उसका जो लेवल है वो एकदम से वापस से स्काई रॉकेट हो जाएगा। एंड इसी के साथ जो लू फैंग है वो फाइनली होली लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा और कुछ टाइम और कल्टीवेशन करने के बाद और मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो लू फैंग है वो गोल्डी किंग लेवल तक भी पहुंच जाएगा और तब तक ऑलरेडी जो सेक्टर 20 मोरूशा है वो भी एक रिलम बीस्ट बन जाएगा। और जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनके लोगों की पावर्स कितनी ज़्यादा हो जाएगी। एक रिलम बीस्ट गोल्डी किंग, ये जो सेक्टर बीस्ट होता है पैनिकल लेवल के, ये इतने ज़्यादा पावरफुल होता है कि काफ़ी सारे गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर्स को एक साथ मिलके इस एक सेक्टर बीस्ट से निपटना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि काफ़ी सारी जिन कंट्रीज़ अवेलेबल थी और काफ़ी सारे जिन कंट्रीज़ के अंदर जैसे डोंगडोंग रिवर, उसके अलावा जो हमारी जिन कंट्री शी कंट्री और बाकी और सारी है, ये सारे मिलके भी एक रिलम बीस्ट गोल्डी किंग सेक्टर 20 से पंगा नहीं ले सकते। मतलब आप सोच सकते हो कि लू फैंग के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में लग गई है। एंड क्योंकि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर चल रहा है तो जो लू फैंग है वो डिस्टाइन है कि वो एट द एंड गोल्डी किंग ज़रूर बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा है फाइट के अंदर। और रही बात जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट के बदला लेने की है तो वो 3 कंट्री लॉर्ड्स उनको मारना मतलब लू फैंग के लिए गाजर मूली छीलने जितना आसान होगा, बिकॉज लू फैंग के पास ऑलरेडी सेक्टर 20 मोरूशा है। तो इसी पॉइंट के ऊपर ये नोवेल ख़त्म हो जाती है क्योंकि अगर आगे की नोवेल कंटिन्यू होती तो उसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता कि किस तरीके से जो लू फैंग है वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट का बदला लेंगे। बट नोवेल के एंड के अंदर जो लू फैंग है ऑलरेडी उसे इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ गिफ्ट कर दिया कि वो इसी के साथ पूरी तरीके से अनबीटेबल हो चुका है। उसके पास एक गोल्डी किंग लेवल का सेक्टर बीस्ट है जो कि फ्यूचर में गोल्डी किंग ज़रूर बनने वाला है। और इसके अलावा जब लू फैंग गोल्डी किंग बनेगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और इन सब चीज़ों के अलावा आप लोगों को याद होगा युआन,
बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि युआन वही पर्सन है जिसकी सबसे मोस्ट पावरफुल जो सोल टेक्निक है वो इस वक्त लू फेंग के पास है, जो कि युआन एरे टेक्निक है। और ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इवन इसे गोल्ड किंग लेवल के वॉरियर भी सीखने के लिए मरता है, लेकिन लू फेंग ऑलरेडी इसे सीख चुका है। जब वो एक इटर्नल ट्रू गॉड है, तो जब वो गोल्ड किंग लेवल के ऊपर चला जाएगा तो वो सारे जो बाकी के गोल्ड किंग है उनको मारना लू फेंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस टेक्निक के साथ, इतने सारे एशियन सिविलाइजेशन के साथ, सेक्टर 20 मोरूशा के साथ जो कि ऑलरेडी एक रिलम बीस्ट किंग है, इतने सारी चीज़ों के साथ क्या आपको लगता है कि कोई भी लू फेंग के टक्कर का हो सकता है? इन सब चीज़ों के अलावा जो लू फेंग है उसे बस तब दिक्कत आएगी आगे जाके जब वो ऑलरेडी गोल्ड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि जो युआन है वो ऑलरेडी गोल्ड किंग लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। ये चीज़ हम लोग को सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बताई थी। एंड सोचो अगर जो लू फेंग है उसकी फाइट हाईएस्ट लेवल बीइंग यानी कि युआन के साथ हो गई, जो कि इवन गोल्डी किंग लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, तो क्या होगा? बट ये सारी चीज़ें बस एक थ्योरीज है। अगर अभी करंट सिचुएशन के ऊपर बात की जाए तो युआन के अलावा शायद ही कोई पावरफुल बीइंग होगा जो कि लू फेंग के नाक में दम कर सके। इसके अलावा बाकी सारे सीक्रेट्स तो ऑलरेडी पूरी तरीके से रिवील हो चुके हैं, जैसे कि वो ब्लड स्टेन जो कि लू फेंग के शिव विंग्स के ऊपर थे। उसके अलावा वो सारे के सारे मैसेज जो कि यूनिवर्स बोर्ड के ऊपर लिखे गए थे। एंड आखिर जो पर्पल मून एंसिस्टर है वो क्यों लू फेंग के पीछे पड़े थे? क्योंकि जो पर्पल मून एंसिस्टर है वो ऑलरेडी ट्रांसेंड इनकॉग्निशन कर चुके हैं और वो असल में ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर है ही नहीं, वो है लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर, जिसकी वजह से जो लू फेंग है वो पर्पल मून एंसिस्टर को नहीं मार पाया। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो पर्पल मून एंसिस्टर थे वो कभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर थे ही नहीं, वो ऑलरेडी ट्रांसेंड इनकॉग्निशन कर चुके हैं और उनकी जो सोल है वो ऑलरेडी लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो पर्पल मून होली लैंड है यहाँ पे बस उनका एक अवतार है, बट ट्रांसेंड इनकॉग्निशन करने के बाद वो अभी भी होली लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा है शायद से। और होली लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए उन्हें ओरिजिनल यूनिवर्स की जो सोल है उसके ऊपर कंट्रोल करना है। और बेसिकली जो पर्पल मून एंसिस्टर है उनका सबसे बड़ा डर ये है कि उनसे पहले कई जो लू फेंग है वो ओरिजिनल यूनिवर्स की सोल के ऊपर कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा लू फेंग ने कर लिया तो डेफिनेटली लू फेंग को यूनिवर्स की सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद वो होली लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। और होली लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद गोल्डी किंग लेवल तक पहुंचना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी लू फेंग के लिए। एंड एट द एंड पर्पल मून एंसिस्टर को मारना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाएगी लू फेंग के लिए। एंड इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ थी जिसने स्टार्टिंग से मिस्ट्री बना के रखी थी, जो कि रिकॉग्निशन पैसेज था। और रिकॉग्निशन पैसेज के बारे में भी एट द एंड हम लोगों को सब कुछ पता चल गया कि जो रिकॉग्निशन पैसेज है वो बेसिकली ऐसा पैसेज वे है जिसके अंदर से बस सोल्स गुजरती है और उसके अंदर से वही सोल गुजर पाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो कि ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल को पास कर सके। और अगर वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाती तो डेफिनेटली वो हमेशा हमेशा के लिए इनहेरिटेड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अनटिल और अनलेस उन लोगों के पास कोई स्पेशल ट्रेजर ना हो, जैसे कि स्टार टावर। और जो स्टार टावर है अगर लू फेंग उसे अपने सोल को गार्ड करने के लिए लगा जाए, इसके बाद जो लू फेंग है वो 0% रिस्क के साथ रिकॉग्निशन पैसेजवे से गुजर सकता है। इन सब चीज़ों के अलावा हम लोग को ये चीज़ भी पता चली जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी गोल्डी किंग लेवल के ऊपर है। उन्होंने बस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एक नया जन्म लिया ताकि वो यहाँ पे अपने लिए एक नया डिसाइपल ढूंढ सके, लेकिन उन लोगों के पास अभी भी उनकी पूरी की पूरी पुरानी मेमोरीज मौजूद है, जिसके कारण जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो स्टिल किसी को भी हरा सकता है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो सुप्रीम लॉज है उन्होंने पूरी तरीके से ओरिजिनल यूनिवर्स को पूरी तरीके से घेर के रखा है, तो कोई भी जो गोल्डी किंग लेवल का वॉरियर है वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इस तरीके से नहीं आ सकता। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जन्म लिया, उसका लाइफ फॉर्म बना, इसलिए वो आज ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रह पा रहा है। लेकिन स्टिल उसके बाद भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जन्म लेने के बाद भी उनकी जितनी भी मेमोरीज है वो सारी की सारी पुरानी इंटैक्ट है पूरी तरीके से। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स की विल है उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फटती है सिटिंग माउंटेन गेस्ट से, क्योंकि उन्हें डर है कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो उनके जो सोल है उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट फ़िलहाल ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त भले उनकी मेमोरी सारी की सारी इंटैक्ट है लेकिन वो अभी एक ट्रू गॉड है और वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उनकी सोल के ऊपर कब्जा कर सके। और ना ही जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उनकी सोल के ऊपर कब्जा करके सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कोई भी चीज़ हासिल होने वाली, बिकॉज वो ऑलरेडी एक गोल्डी किंग जिन लेवल के वॉरियर है। लेकिन जो विल पावर है उनको सिटिंग माउंटेन गेस्ट के ऊपर एक
कौड़ी का भी भरोसा नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो हमेशा सिटिंग माउंटेन गेस्ट को सप्रेस करके रखती है। और जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो काफ़ी सारी चीज़ें लू फेंग को नहीं बता पाते ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। और फाइनली वो रिकॉग्निशन पोर्टल के अंदर लू फेंग को इन सारी सीक्रेट्स के बारे में बता रहे थे। एंड ना ही हम लोग सिटिंग माउंटेन गेस्ट को आज तक कभी भी लड़ते हुए देख पाए। सिटिंग माउंटेन गेस्ट को अगर कभी भी किसी से भी डील करना होता था तो वो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उन लोगों के पास काफ़ी सारी सोल स्लेव्स थी। सो यही कुछ बातें थी। और इन सब चीज़ों के अलावा ऑलरेडी लू फेंग और मोरूशा वो दोनों के दोनों 1 लाख टाइम जीन लेवल को हिट कर चुके थे। और उन लोगों के पास एक कमाल की एबिलिटी थी जो कि इनविजिबल और फॉर्मलेस थी। इसके मदद से वो पूरी के पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स की किसी भी लाइफ फॉर्म का रूप ले सकते थे और उनके जैसा ऑरा प्रेडिक्ट कर सकते थे। इवन उनके माँ बाप भी उनको नहीं पहचान सकते कि ये हमारी औलाद है। और 2 मॉन्स्टर्स जिनका ऑलरेडी जो जीन लेवल है वो 1 लाख टाइम है, जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्या आपको लगता है कि ये लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर टिक नहीं पाएंगे? डेफिनेटली इनका टिकना पूरी तरीके से तय है। और रही बात उन 3 कंट्री मास्टर्स को मारना, तो उनको मारना लू फेंग के लिए गाजर मूली छीलने जितना आसान होगा। सो बेसिकली इस जगह पे आते आते ऑलरेडी राइटर जितना लिख सकता था उसने लिख दिया। और हर एक छोटी छोटी चीज़ को ख़त्म करके वो इस जो नोवेल है इसकी पूरी तरीके से मिस्ट्री को ख़त्म नहीं करना चाहता। गाइस ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी आप अगर एक अननोन पर्सन से मिलते हो और जब आप उसके लिए पूरी तरीके से अननोन रहते हो, मिस्टीरियस रहते हो, तब तक ही आपको उस बंदे के साथ कन्वर्जेशन करने के लिए मज़ा आता है। बट एक बार जैसे आप उसे पूरी तरीके से जान जाते हो तो उसके बाद वो बंदा आप लोग के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। एंड यही रीज़न था कि जो राइटर था उसने इस नोवेल के अंदर कुछ चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया। सो इसलिए इस नोवेल का अभी तक कोई सेकेंड पार्ट नहीं आया। सो अभी आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इस नोवेल का अभी भी कोई सेकंड पार्ट है। तो गाइस इसके पीछे बेसिकली 2 रीज़न्स है। बेसिकली जो फर्स्ट रीज़न है वो यही है कि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि जो सोलो स्टार सीरीज़ है क्या वो आगे जाके कहीं पे कंटिन्यू होती है, क्या उसका कोई सीक्वल है। सो जैसे कि मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिख के आया है कि वॉर गॉड लू फेंग सोलो स्टार पार्ट 2, जिसको वू ची जी होंगशी के द्वारा लिखा गया है। एंड इसके अलावा जब मैंने गाइस इस नोवेल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रीड किया था तो मैं कुछ थोड़ा इस नोवेल को सोलो स्टार के साथ रिलेट कर पा रहा था। बट किसी कारण मैं इस पूरी नोवेल को एक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि ये जो नोवेल है ये बस goodreadwill.com के ऊपर अवेलेबल होगी। और शायद से भी मुझे उस जगह से इस नोवेल को परचेज़ करना पड़े। और यही चीज़ मैंने पहले सोची थी कि मैं आगे जाके इस नोवेल को परचेज़ कर लूँगा। बट एंड में आते आते जब मैंने कुछ और नई जगहों पे थोड़ी बहुत और रिसर्च की तो reddit.com के थ्रू मेरे को पता चला कि बेसिकली ये जो राइटर है इसने काफ़ी सारी और नॉवेल्स लिखी है। और इन सारी नॉवेल्स के अंदर जितने भी वर्ल्ड्स है उनको थोड़ा इसने रिलेटेबल बना के रखा है। मतलब वैसे तो ये सारे वर्ल्ड अलग है लेकिन स्टिल एक ही राइटर ने लिखी है, तो इनकी जो थिंकिंग है या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तरीके से अलग नहीं है, वो थोड़ा सेम मिलता जुलता है। जैसे कि स्नोई का लॉर्ड नोवेल, अगर आप इस नोवेल का पार्ट 790 को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर भी उन लोगों का कुछ तो भी ब्रेक थ्रू हो रहा होता है, रिकॉग्निशन पोर्टल और ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है थोड़ा मोड़ा। तो बेसिकली लोगों को इसीलिए लगता है कि ये सारी जो नॉवेल्स है वो कहीं ना कहीं मिलती है। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इन सारी नॉवेल्स को एक ही राइटर ने लिखा है। सो इसलिए इन सारी नॉवेल्स के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो सोलो स्टार है वो कुछ टेलर ट्रांसफॉर्मेशन नॉवेल के साथ मिलती है। एंड आगे जाके उसके अंदर एक कैरेक्टर आएगा जिसको एक साइड कैरेक्टर के तरह दिखाया और लोग बोलते हैं कि वो लू फेंग है, लेकिन उसका नाम भी अलग है और ना ही उन कैरेक्टर की पूरी तरीके से जो पर्सनैलिटी है वो लू फेंग से मिलती है। सो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जहाँ तक कि मुझे पता चला कि ये सारी की सारी नॉवेल्स क्योंकि एक ही राइटर के द्वारा लिखी गई है इसलिए इन सारी नॉवेल्स के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नॉवेल्स है ये आपस में कहीं ना कहीं बाद में मिलने वाली है। एंड रही बात लू फेंग गॉड ऑफ वॉर की, तो उसका मैंने बस डिस्क्रिप्शन पढ़ पाया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उस नॉवल को एसेस करने की, बट पता नहीं मैं उसको एसेस कर ही नहीं पा रहा। इवन मैं उसको ख़रीद भी लेता लेकिन मैं उसको ख़रीद भी नहीं पा रहा हूँ। एंड वो जो नॉवल है उस नॉवल के आगे भी और भी काफ़ी सारे पार्ट्स है। तो बेसिकली अभी मुझे नहीं लगता कि वो जो नॉवल है वो सोलो स्टार से रिलेटेड है, बस उसका नाम लू फेंग के नाम से रिलेटेड है कि लू फेंग वॉर ऑफ गॉड करके। या फिर मे भी हो सकता है कि वो जो नॉवल है वो कोई फ़ैन बेस्ड नॉवल हो सोलो स्टार के ऊपर। सो सोलो स्टार का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।
एंड ये जो नोवेल है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थी और BTTH के कंपैरिजन के अंदर ये नोवेल मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी क्योंकि इसका एंड हम लोगों को लगभग 90% दिखा दिया गया था। लेकिन जो BTTH है उसका भी एंड दिखा दिया, लेकिन जो रीबर्थ है, रीबर्थ का अभी तक एंड अच्छी से दिखाया नहीं और ना ही उसके आगे के एपिसोड्स अभी तक डले हैं। सो अगर वैसे कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो ये नोवेल उससे ज़्यादा बेटर है कि कम से कम राइटर ने एट द एंड सारी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करके गया है। सो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो रही बात नेक्स्ट नोवेल की, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और बाद में जिस नोवेल्स के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे उनका हम लोग एक छोटा सा पोल कर लेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उस नोवेल को हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। एंड इन सब चीज़ों के अलावा वैसे तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो वगैरह वगैरह, बट अभी इस वक्त लिटरली मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो सबसे पहले हम लोगों को इस चैनल को जैसे तैसे करके मोनेटाइज़ कराना है और इसके अलावा मैं सोच रहा था कि और 2 चैनल्स बना लूँ जिसके अंदर कुछ अलग कंटेंट डालेंगे, जैसे कि एक व्लॉगिंग चैनल होगा और एक और अलग चैनल होगा जिसके अंदर मैं कुछ मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि नोवेल रिलेटेड नहीं होगी लेकिन वो कुछ और हाइपोथेटिकल थ्योरीज होगी। बट उन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस चैनल को ग्रो करना पड़ेगा। सो होप करता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखोगे और जल्दी से जल्दी हमारा ये जो नया चैनल है ये भी कुछ 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। एंड एक चीज़ सही बता रहा हूँ, जब मुझे पता चला था कि जो मेरा चैनल है उसका मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइज हो गया है तो मुझे उस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था। बस एक चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा कि जो मेरे $200 से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है वो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर अटक के रह गया। एंड उसके अलावा मुझे पता था कि ऑलरेडी मेरे पास इतनी ऑडियंस है कि आराम से अगर मैं वापस से एक नया चैनल स्टार्ट करता हूँ तो आप सब लोग मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर दोगे। सो वो चैनल पता नहीं जब स्टार्ट होगा तब स्टार्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा ये जो चैनल है ये हमारा एक्टिव चैनल बनने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बंधु लोग हैं, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाए और सब लोग इसी चैनल पे आ जाओ, क्योंकि अब से सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पे आने वाली है। सो मिलते हैं एक नई नोवेल के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वायरल कर दो यार, दिखा दो स्केरी आर्मी की पावर।